Hello everyone, welcome back to our YouTube channel ARA Study Classes. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। और हमने टोटल अभी तक 2 लेक्चर किया, जिसमें पहले लेक्चर में हमने सिलेबस देखा था एंड दूसरे लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक डिजाइन ऑफ स्टील के बारे में पढ़ा और आरसीसी पीसीसी और बहुत सारी फिलोसफीज जो थी वो सब देख लिया था। ठीक, अगर सिलेबस में देखें तो सिलेबस में टोटल हमने ये पहला टॉपिक कवर कर लिया। ठीक, एंड सेकेंड टॉपिक हमारा है एजम्पशन, क्या होता है आरसीसी में एजम्पशन। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा पहले कुछ टॉपिक्स हैं पढ़ा दूँ जिससे मतलब ये और क्लियरली समझ में आएगा काफ़ी बच्चों को। तो चलिए पहले मैं सेकेंड टॉपिक से पहले कुछ छोटे छोटे मतलब टॉपिक्स हैं उनको बताऊं, फिर आगे बढ़ेंगे एजम्पशन पे। जैसे कि अगर मुझे बात करनी हो कि ग्रेड कौन कौन सी होती है स्टील की और कंक्रीट की, तो पहला हेडिंग डालिए आप कि ग्रेड ऑफ स्टील। अब स्टील की कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं, तो पहले देख ले कि स्टील को किस तरह डिनोट किया जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं Fe250, मतलब ये हमारा माइल्ड स्टील का होता है, तो इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। अब इसमें Fe क्या बोलता है, ये हमारा क्या होता है आयरन का बना हुआ था, ये हमारा डिनोट करता है। एंड 250 हमारा डिनोट करता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक, और ये हमारा टोटल एमपीएम होता है, जिसे मेगा पास्कल या आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह ग्रेड ऑफ स्टील को डिनोट किया जाता है। अब आपके जो स्टील्स होते हैं रेनफो, इसमें मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है Fe 250। ठीक, दूसरा होता है जिसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं। ठीक, एंड दूसरा होता है Fe 415 एंड Fe 500। ठीक, इन दोनों को बोलते हैं HYST बार, या स्टील बोल सकते हैं या बार बोल सकते हैं। ठीक, HY मतलब हाई यील्ड, HYSD हाई यील्ड डिफॉर्मेबल बार, या हाई यील्ड यस से स्ट्रेंथ होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार, ये HYSD का फॉर्मूला होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कुछ इतने प्रकार की हमारी ग्रेड होती है स्टील की। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं कौन कौन सी ग्रेड होती है कंक्रीट की। अब यह तो आपने पढ़ा ही होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, बीएमसी अगर पढ़ के आए होंगे तो पढ़ा ही होगा। तो ग्रेड ऑफ कौन सी कंक्रीट, ठीक, ये कितनी होती है? जैसे हम एक लें, अगर M20 लें तो इसमें M हमारा डिनोट करता है मिक्स को एंड 20 हमारा डिनोट करता है FCK, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक, ये कब निकलती है? किसी सीमेंट की 28 दिन तक क्यूरिंग करें कौन से में 150 mm इंटू 150 mm क्यूब में रख के आप टेस्टिंग करते होंगे। ठीक, इसमें मतलब FCK इसका 20 MPa इसकी कैरेक्टरिस्टिक MPa में इसको भी डिनोट करते हैं, सॉरी जल्दी लिख रहा हूँ, 20 MPa इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक, ये जो 20 डिनोट करता है जिसे हम FCK भी बोलते हैं, FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चलो ये आपने टेस्टिंग की होगी बीएमसी में। तो अभी तो ये हमने बताया, अब इसमें 3 प्रकार की होती है, मतलब अब इसका पूरा चार्ट बना दें। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कई लोगों ने, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए क्योंकि अभी ये सब आगे यूज होंगे। तो 3 प्रकार, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं टाइप ऑफ कंक्रीट, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसके डिजिग्नेशन किस प्रकार देते हैं, जैसे M20 डिजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसे FCK बोलते हैं। अब मैंने बताया 3 प्रकार की है, कौन कौन सी? पहले एक ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ऑर्डिनरी कंक्रीट। दूसरी मैंने बताया स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा मैंने बोला कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ
कंक्रीट। अब इनके अंदर आते हैं वो सारी ग्रेड्स। कौन स्टार्ट होता है हमारा M10 से, फिर M15 एंड M20। इसके अंदर टोटल 3 ग्रेड्स आती हैं। उसके बाद आगे M25, M30, M35, M40 एंड M45, M50 एंड M55। अब देखिए M55 जो था ये पहले था, जब तक हमारा नया कोड नहीं आया, 2019 से पहले का ये था। लेकिन जब 2019 के बाद हमारा चेंज हो गया तो M60 भी इसके अंतर्गत आने लगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछते हैं कि बिफोर, यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू, मैंने नया भी ऐड कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू न्यू कोड। कब से? 2019 से। ठीक, 2019 से पहले हम M55 तक ये लेते थे, M60 को नहीं इंक्लूड करते थे। ठीक, ऐसे उसके बाद यहाँ से M60, M65 ऐसे करके हमारा ये जाता है M100 तक। ठीक, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक स्टैंड भी दिखा सकते हैं। ये 10 से लेकर 10, 15, 20। ठीक, ये टोटल आपका MPa में रहेगा और न्यूटन पर mm² भी से बोलते हैं। ऐसे हमारा ये भी रहेगा, कहाँ से लेकर 25 से लेकर 60 तक, ये भी हमारा न्यूटन पर mm²। 2 बार लिख दिया। ऐसे ये हमारा 60 से 100 तक, ये भी हमारा न्यूटन पर mm²। ठीक, चलो बढ़िया। यहाँ हमने सीख ली कि कंक्रीट के और स्टील की कौन कौन सी ग्रेड होती है, ये देख लिया। अब दूसरा टॉपिक आता है कि हम, जैसे कि हमने देखा कि हमें जब टेंसाइल स्ट्रेंथ में मजबूत करना था कंक्रीट को अपने, तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। अब बात आती है कि रेनफोर्समेंट हम कहाँ पर प्रोवाइड करें, उसका लोकेशन मतलब किस स्थान पे प्रोवाइड करें, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करें कि नीचे, ये कैसे डिसाइड करें। तो चलिए उसको बताते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट बार। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 बीम बना दूं। चलिए मैं बना दूं पहले। तो यहाँ पर मैंने 2 बीम बना दी। एक मेरी कैंटिलीवर बीम है, एक मेरा क्या, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इनमें एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा सूम में। न्यूट्रल एक्सिस वह एक्सिस होती है जिस पर ना तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है ना तो टेंशन आता है। ठीक, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, किसमें, सूम में या स्ट्रक्चर में, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक, सब्जेक्ट्स में। तो ये मेरी एक न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जिसपे ना तो कंप्रेसिव आता है ना तो टेंशन आता है। ठीक, अब क्या करें, अगर इस बीम पर मैं लोड लगाना, मान लो मैंने यूडीएल लोड लगा दिया, चलो ये मैंने यूडीएल लोड लगा दिया। अब जो यूडीएल लोड लगा रहे हैं तो ये ऐसी बीम है, कुछ ऐसे बेंड करेगी। इस अलग पेन से दिखा दूं, कुछ ऐसा ये बेंड कर जाएगी, ये ऐसे बेंड कर जाएगी, करेगी कि नहीं, आपने जरूर देखा होगा, ऐसे कुछ बेंड कर जाएगी। ठीक, चलो तो अच्छा ये बेंड कर रही है, तो बताइए यहाँ ऊपर के साइड क्या आ रहा है, ये कुछ ऐसे खींचती हुई नजर आ रही है, मतलब इसमें क्या टेंशन आ रहा है, क्या हम कह सकते हैं इसमें टेंशन आ रहा है, कह सकते हैं। ऐसे नीचे देखेंगे तो अंदर की तरफ ये मतलब सिकुड़ रही है, जिसे हम बोल सकते हैं कंप्रेशन आ रही है। यहाँ अंदर की तरफ क्या आ रही, कंप्रेशन। तो इस प्रकार हमें मालूम है कि हम रेनफोर्समेंट बार हम कहां पर प्रोवाइड करते हैं, टेंशन साइड में। तो यहां पर अगर आप देखें टेंशन कहां आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा है कि नहीं, यहां पर आ रहा है। तो इस प्रकार अगर हम लिखना चाहें, हेंस इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम reinforcement bar will be provided above the neutral axis, कह सकते हैं कि नहीं कि हम रेनफोर्समेंट बार कहाँ प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, बढ़िया। ऐसे अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम में, चलो देखते हैं। अब इस बीम में भी हम लोड लगा रहे हैं, तभी तो बेंड करेगी। चलो इस पे भी हम यूडीएल लोड लगा दे रहे हैं। अब यूडीएल लोड लगा रहे हो जब, तो कुछ बीम ऐसे बेंड कर जाती है, कुछ इस तरह ऐसे बेंड कर जाती है, कुछ इस तरह ऐसे ये बेंड कर जाएगी ना। ठीक, इसका भी न्यूट्रल एक्सिस बना दें, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस बना दी। ठीक, चलो
अब इसमें बताओ कंप्रेशन कहाँ रहा है, टेंशन कहाँ रहा है। अगर आप देखें ये अंदर की तरफ क्या हो गई, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गई, मतलब अंदर की तरफ हमारा कंप्रेशन आता हुआ दिख रहा है, यहाँ हमारा कंप्रेशन आ रहा है। और बाहर की तरफ यहाँ देखें तो फैल रहा है, मतलब यहाँ टेंशन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, टेंशन, टेंशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक, चलो तो ये हमारा क्या आ गया, टेंशन। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो अगर रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करना होगा तो कहाँ प्रोवाइड करोगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसके नीचे, यहीं तो प्रोवाइड कराओगे। ठीक, तो लिखेंगे हेंस इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम reinforcement bar will be provided below the neutral axis। ठीक, समझ में आया ना। ऐसे आप किसी भी बीम का आप निकाल कर देख सकते हैं कि कहां पर हमें रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करना होगा। चलो अब यहां पर हमने बेसिक कुछ चीजें सीख ली। अब शायद कुछ नहीं, अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट था कि हमें अजम्पशन देखना था, किसका, पहले हम देख लेते हैं अजम्पशन ऑफ LSM का, लिमिट स्टेट मेथड का। ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ LSM पढ़ते चल रहे हैं। अभी मैं WSM का जितना है एक बार मैं बता दूं, यहां पर एक बार सिलेबस पे और चलें। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर आप सिलेबस देखें ना तो यहाँ सब, जैसे यूनिट सेकंड है इसे भी हमें LSM से पढ़ना है, यूनिट 3 भी हमारा क्या LSM से ही पढ़ना है। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर WSM का बस यही हमें एक बार बीम के लिए पढ़ना है, WSM के लिए। तो अभी मैं WSM को छोड़ के चल रहा हूँ। अभी जब मैं ये 3 यूनिट कवर कर लूंगा ना, तो उसके बाद एक WSM का चैप्टर लाऊंगा, वहां से 2 से 3 लेक्चर में WSM को कवर कर लेंगे। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा है कि सिर्फ LSM का एजम्पशन पढ़ रहे हैं, और इसी में अभी इसमें रिलेशन आ जाएगा कंक्रीट और स्टील का, तो इसी में अभी मैं LSM सब चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं, WSM को छोड़ के चल रहे हैं। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, जब LSM को पूरा ये सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट कवर कर लेंगे उसके बाद हम WSM पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा ना। अभी हम LSM को छोड़ के चल रहे हैं, तो पहले मैं एजम्पशन ऑफ LSM पढ़ लूंगा, फिर उसके कुछ मतलब IS कोड में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे एरिया ऑफ स्टील और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, कुछ चीज़ें ऐसे दी गई हैं, उनको सब देख लेते हैं। उसके बाद हम LSM की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम जब LSM पढ़ लेंगे तब हम WSM पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर। चलो तो पहले पढ़ते हैं एजम्पशन ऑफ LSM पे। तो चलो एक एक करके लिखते हैं सब एजम्पशन। तो पहला LSM ने एजम्पशन दिया कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक, चलो पहले ऐसे तो किताबों में लिखा हुआ है, मैं अभी एकदम डिटेल में समझाऊंगा क्या, कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहता है ये एजम्पशन। अब तक आपने क्या करा होगा, बस किताबों में से पढ़ते हुए चले आए होंगे। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बीम बना रहा हूँ, उस पर सेक्शन काटने को बोला है ना, सेक्शन बोला है तो सेक्शन भी काट के देखेंगे। चलो एक मैंने बीम बना लिया, ये मान लो मेरा बीम है। अब इस बीम पे एक सेक्शन काट लो। पहले क्या कर रहे हैं, अच्छा चलो सेक्शन ही काट दे रहे हैं, ये मैंने सेक्शन काट दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, जब इस बीम पे ना आप लोड लगाएंगे, मान लो मैंने UDL ऐसे लोड लगाया तो ये बीम बेंड करेगी। अब हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर, जो पहले हमारा सेक्शन था वो प्लेन है, और बेंडिंग के बाद भी प्लेन होना चाहिए। तो अगर ये बेंड कर रही है, ऐसे बेंड कर रही है, कह रहा है कि उसके बाद भी ये सेक्शन जो है ना वो भी प्लेन ही रहना चाहिए, यही कह रहा है ना। तो मान लो ये सेक्शन मैंने ऐसे बढ़ाया, और मैंने अभी पढ़ा यहाँ बीच में एक न्यूट्रल, यहाँ भी बना दो, ये एक न्यूट्रल एक्सिस होती है यहाँ, ऐसे यहाँ भी एक न्यूट्रल एक्सिस बना दो, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक, तो जब ये बेंड किया तो ये हमारा सेक्शन भी कुछ ऐसे बेंड कर गया होगा। ठीक, यहाँ ऊपर हमारा कंप्रेशन आता है, कुछ ऐसे कंप्रेशन आता है। ठीक, ऐसे कंप्रेशन आता है, और यहाँ टेंशन आता है, इस साइड हमारा टेंशन आता है, ऐसा होता है ना। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर मैंने बोला था कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस होती है इस पे ना तो कंप्रेशन आता है ना तो टेंशन आता है, इतना तो क्लियर है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ पर आएगा,
अगर मैं यहाँ पर जैसे ये वाला पॉइंट, इसी सेक्शन का ऐसे पॉइंट पॉइंट लो, अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ आएंगे, आप बोलेंगे सर इस एकदम ऊपर आएगा, एकदम ऊपर ही आएगा ना। तो मैंने इस पॉइंट को मान लो कंप्रेस किया तो ये यहाँ पहुंच गया, यहीं आएगा ना, मतलब ये वाली पॉइंट ली, मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट, ऐसे पॉइंट लिया, ये वाला कंप्रेस करेगा तो यहाँ आ गया। ऐसे उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे थोड़ा सा कम कंप्रेस किया होगा, ऐसे तो हुआ होगा। ऐसे फिर उसके नीचे आएंगे तो उसके थोड़ा सा ऐसे कम किया होगा। सेम ऐसे मैं टेंशन में पूछूं तो टेंशन में ये जब खींचा होगा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, ऐसे हाँ पहुंच गया होगा। ऐसे ये वाला पॉइंट ले तो ये वाला ऐसे यहाँ पहुंच गया, ऐसे यहाँ, ठीक। तो अगर यहाँ देखे तो ये हमारा जो प्लेन सेक्शन था, यहाँ पर पहले इस वाला प्लेन सेक्शन वो बेंड करने के बाद कुछ ऐसे रह गया, और हम देखें तो ये प्लेन ही है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी हुआ है, प्लेन ही तो है। इसका कहने का मतलब यही था, ठीक। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा कर जाएगा तो हमारा क्रैक्स आ जाएंगे या फेल कर जाएगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर बेंड कर रहा है तो ऐसे प्लेन ही होना चाहिए। अगर आप इसमें कंक्लूजन देना चाहें, कंक्लूजन तो दे सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन इसमें आ रहा है, स्ट्रेन मतलब समझते हैं ना, चेंज इन लेंथ अमन ओरिजिनल लेंथ, मतलब वही। तो स्ट्रेन हमारा क्या होना चाहिए, लीनियरली वेरी होना चाहिए। स्ट्रेन वेरीज लीनियरली, स्ट्रेन वेरीज लीनियरली, हमारा लीनियरली वेरी करना चाहिए, लीनियरली, ठीक। चलो समझ में आया ना, क्लियर। चलो सेकंड पढ़ते हैं। अब सेकंड अजम्पशन हमारा क्या बोल रहा है, अब जैसे हमारा दो, एक हमारा है कंप्रेस साइड और टेंशन साइड, तो इसमें बोल रहा है कि जब हमारा अब सेकंड में बता रहा हूँ, सेकंड बोल रहा है कि अगर मेरा ये कंप्रेसिव साइड है उसमें स्ट्रेन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.0035 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसके अंडर में, फ्लेक्जर के, मतलब वही लोड लगने के बाद जो बीम बेंड कर रही है उसके कंडीशन में, ठीक। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा की तो हमारा बीम फेल कर जाएगा, ठीक। क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट shall not be greater than 0.0035 under flexure condition, अंडर फ्लेक्जर कंडीशन है, लोड, अंडर फ्लेक्जर लोड। फ्लेक्जर लोड मतलब वही जो लोड लगा रहे जिससे बीम बेंड कर रही है, ठीक। समझ में आया कि ना, कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.0035 के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब उस पर कोई लोड लग रहा हो, फ्लेक्जर लोड, ठीक। चलो बढ़िया। अब इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं अच्छा सा, जो हमारा आगे बोला था। ऐसे सिलेबस में आप देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में ग्राफ बताओ, किसमें, कंक्रीट और स्टील में, तो बता दे रहे हैं वो भी। आप अगर IS कोड देखें ना तो उसमें भी दिया होगा, दिया है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, ये मेरा एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें हम जानते हैं ये नीचे की वैल्यू हमारी स्ट्रेन दिखाती है एंड ऊपर हमारा स्ट्रेस होता है। किसका, हम अभी कंक्रीट का बना रहे हैं। तो कंक्रीट का अगर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में ग्राफ, तो कुछ ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे जाकर फेल कर जाती है, कुछ अब तक आपने यही पढ़ा होगा, ठीक। अगर यहाँ लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल ग्राफ ऑफ कंक्रीट होता है, एक्चुअल ग्राफ ऑफ कंक्रीट, आपने ये पढ़ा होगा जरूर, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमने पढ़ा था एक FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर हम कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं ना तो इसकी वैल्यू जो आती है वो यहाँ तक तो प्रूफ स्ट्रेन आता, उसके बाद ये लीनियरली वेरी करने लगता है। कितना, ये कुछ लीनियरली जाने लगता है, इसको बोलते हैं FCK। आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये होती है। ये यहाँ तक जो हमने वैल्यू दिखाई, ये जहाँ से बेंड करने लगी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू होती है 0.0002, ठीक। इसको बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। आपने पढ़ा होगा प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है, अगर सोम पढ़े होंगे तो उसमें ये प्रूफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने कल के लेक्चर में LSM में अगर ध्यान हो तो डिजाइनिंग में, यहाँ मैंने देखो कल का खोला है, तो आपने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का लेके चले थे, कितना, 1.5 लेके चले थे ना। अब इसी वन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इसी में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगर आप 1 को क्या करें, इसे 1 माने, इसको क्या करें 1.5 से अगर डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू जो आती है 0.667,
ठीक, तो यहाँ पर अब ये कुछ नीचे आ जाएगा, कम आ रहा है ना इस 1 से, ये माने अगर 1 एफसी के है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.667 एफसी के, मतलब ऐसे घट जाएगी। देखो अगर तो कुछ ऐसे कम हो गई, ये कुछ ऐसे कम आ जाती है, इसको बोलते हैं कितने आई, एफसी को हमने क्या किया 1.5 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी आई 0.667 एफसी के, जिसे हमने 0.6 इसे बोल सकते हैं 0.67 डायरेक्ट ऐसे एफसी के। और ये जो वैल्यू होती है इसे हम एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, ये बोलते हैं। लेकिन हम यही नहीं रुकते, हम डिजाइनिंग के लिए और सेफ्टी लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को, ये जो हमने निकाला 0.67, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे ना, एक बार और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, तब इसकी वैल्यू आती है 0.445 से, मतलब और कम हो जा रही है, मतलब और नीचे हो जा रही है, कुछ इस तरह। कितनी वैल्यू आई, यहाँ तक मान लो ऐसे आ गई, ये वैल्यू कितनी आके निकल गई 0.446, मतलब डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो इसे 0.45 एफसी के लिखते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये वाली वैल्यू अब बहुत बार यूज होगी। अब ये ध्यान रखें 0.45 एफसी के, ये वाली वैल्यू अभी हम हमेशा लिखेंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे लास्ट में, वहां भी आपको ये दिखाएगा। ठीक, तो कितना होता है 0.45 एफसी के, समझ में आया ना। इसको मैं आईएस कोड में आपको दिखा दूं, अभी एक सेकेंड। देखो ये आपको आईएस कोड मिल जाएगा ऊपर, ऊपर कह रहा हूँ गूगल में, आप यही कोड डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। चलो मैं दिखा दूं कहाँ पर है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, चलो मैं खोल दूं पहले। देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर आप आएंगे ऐसे आगे ऐसे डाउनलोड करके देखिए, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। देखो यहाँ पर पहले क्या बना, पैराबोलिक, फिर यहाँ तक ऐसे लीनियर दी, और कितनी वैल्यू दी गई है 0.446 एफसी के। ठीक, तो कैसे निकल के आती है, कुछ इस तरह ऐसे निकल के लास्ट में ये आती है 0.545 एफसी के। हमने डायरेक्टली यही कितना लिया 0.44 एफसी के। ठीक, ये मैंने शायद पुराना डाउनलोड कर दिया है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब स्टील का देखेंगे, स्टील के लिए देखिए ये स्टील लिखा है ना, तो यहाँ जब हम स्टील का पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह बनता है। अभी जब हमारा लास्ट एजम्पशन आएगा तो ये वाला अब बनेगा, कैसे बनेगा अभी हम बताते हैं सब। ठीक, चलो तो यहाँ हमने 2 एजम्पशन देखे और हमने उसमें आईएस कोड में भी देख लिया। चलो तीसरा एजम्पशन इसी पे बेस्ड है कि हमारा जो ग्राफ बनता है ये हमारा 0.002 तक पैराबोलिक एंड 0.00, और देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.0035 होती है। हमने पढ़ा ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू इससे किससे ज्यादा नहीं होगी 0.0035, तो अधिकतम हम कितने लेके चलेंगे 0.0035। ठीक, तो यही बोलेंगे। अगला अजम्पशन क्या बोलेंगे कि हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डायग्राम है वो हमारी 0.002 तक पैराबोलिक होनी चाहिए, उसके बाद 0.002 से लेकर 0.0035 तक हमारा रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ये हमारा थर्ड अजम्पशन है। ठीक, तो चलो थर्ड लिखते हैं क्या, कि स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम इज पैराबोलिक अप टू 0.002 and from 0.002 से कहाँ तक 0.0035 इट इज रेक्टेंगुलर। ठीक, इसमें समझाने की क्या जरूरत, आपको दिख ही रहा ऊपर। चलो बढ़िया, अगला अजम्पशन हमारा क्या कहता है, अजम्पशन नंबर 4, कि जो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है ना वो केवल स्टील द्वारा ली जाएगी, कंक्रीट द्वारा नहीं। अर्थात मतलब कि अगर कंक्रीट में जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी उसको हम इग्नोर करके लेके चलते हैं। ये हमारा चौथा अजम्पशन है। चलो तो एक बार लिख के समझा दे कि ऑल दी टेंसाइल stresses are taken by steel only। हमारी जितनी टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो हमारी कौन लेगी, स्टील। ठीक, अगर कंक्लूजन में आप दिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि कंक्लूजन, एक लिख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में उसे हम इग्नोर करके चलते हैं। ठीक, तो स्ट्रेसेस कैलकुलेशन ड्यू टू कंक्रीट
इंटेंशन इज इग्नोर्ड। ठीक, मतलब हम कंक्रीट में जो भी टेंशन आएगी उसे हम इग्नोर करके चलते हैं। अगला या एक कंक्लूजन और बोल सकते हैं कि जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी सिर्फ स्टील के द्वारा ली जाएगी। ये भी कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ऑल दी टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहाँ हमने देख लिया था कि कंप्रेसिव में स्ट्रेन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो क्या मतलब स्टील में जब हम यहाँ नीचे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें स्टील की वैल्यू मतलब उसमें भी स्ट्रेन की वैल्यू निश्चित है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना फेल कर जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है देखो पूरा लिख के बता रहे हैं। लास्ट एजम्पशन हमारा यही है। क्या बोल रहा है पांचवा एजम्पशन कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। अब हम स्टील में देख रहे हैं, ध्यान रखिए पहले हमने देखा था कि कंक्रीट में कितना 0.0035। अब हम देख रहे हैं द मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील शैल नॉट बी लेस देन कितना होना चाहिए इसके लिए 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES। ठीक, एट द टाइम ऑफ फेलियर पे, एट द टाइम ऑफ फेलियर। ठीक, मतलब अगर हम स्टील में देखें तो उसमें स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस में 0.87 FY ES, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो जैसे हमने उसको ग्राफ में देखा इसको भी हम देख सकते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ आपको। ये मेरा यहाँ पर क्या होता है स्ट्रेन और यहाँ पर क्या होता है स्ट्रेसेस होता है। ठीक, चलो तो एक बार मैं IS कोड में अगर आपको दिखाऊं तो अगर आपने एक पढ़ा होगा माइल्ड स्टील के लिए कुछ ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे जाकर ऐसे इस तरह ऐसे कुछ पढ़ा होगा। ये नहीं, यहाँ पर हमें स्टील के लिए देखना है। तो स्टील के लिए कुछ ऐसे जाकर यहाँ पर फेल करता है तो कुछ इस तरह मुड़ता है। ठीक, वही हमारा स्टील के लिए होता है। तो इसके लिए बना रहा हूँ, तो इसमें कन्फ्यूजन ना होना कि माइल्ड स्टील ये अलग। ठीक, ये अलग चीज़ है। तो इसमें देखो कुछ इस तरह बनता है। ये हमारी यहाँ तक पहले हम स्टील का बनाएंगे तो ये यहाँ तक ऐसे जाएगा, उसके बाद ये लीनियरली ऐसे फेल कर जाए जिसे हम बोलते हैं FY। क्या बोलते हैं FY को क्या बोलते हैं यील्ड स्ट्रेसेस। अब अगर आपको ध्यान हो LSM मेथड में, यहाँ देखिए हमने कल के लेक्चर में LSM में हमने कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले थे 1.15। अब इसी वैल्यू को क्या करो आप 1.15 से डिवाइड कर दो। तो 1 डिवाइड बाई 1.15 कितना आ गया, सॉरी 1 डिवाइड बाई 1.15 तो इसकी वैल्यू आई 0.869, जिसे हम टोटल लिखते हैं ऐसे 0.87। ठीक, इसको इतना लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाए, 1 से कम है तो मतलब थोड़ा नीचे बनेगा। कैसे, ऐसे थोड़ा नीचे बन जाता है। ये ऐसे साथ में तो आता है लेकिन यहाँ कहीं ऐसे फेल कर जाता है, ऐसे यहाँ अलग हो जाता है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आई FY डिवाइड बाई 1.15 करें हमने तो कितनी आई 0.87 FY। ये हमारी क्या है डिजाइन के लिए यूज होगी, तो इसे बोल सकते डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, लेकिन सर आप बोलेंगे ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, तो ये भी बताते हैं। देखो अगर मैं क्या करूं, मानो यहाँ पर इसका फेलियर हुआ था और यहाँ पर इसका, मतलब फेलियर स्टार्ट होने का अगर देखूं तो कहाँ से हमारा वो बदलने लगता है प्रूफ स्ट्रेन से। हमने बोला था प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, ये मान लो मेरा O पॉइंट है ये A, तो इसकी वैल्यू मान लो 0.002 यही होती है ना प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू, हमने देखा था यहाँ तक इतनी होती है। ठीक, अब इन दोनों को एक लाइन में लाओ, एक सीधी लाइन में लाएं तो अभी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो ये मेरे ये वाली पॉइंट B पॉइंट है, मतलब मुझे AB मतलब यहाँ तक B तक चाहिए, यही तो हमारा ये वाला फेल कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से O से B तक की वैल्यू होती है, ये होती है 0.87 FY अपॉन में ES। ठीक,
अब इन दोनों को आप अगर जोड़े तो यहाँ लिख सकते हैं कि स्ट्रेन एट फेलियर पे, स्ट्रेन एट फेलियर कितनी है, ओ ए प्लस ओ बी कर दें कितना, मतलब 0.002 प्लस में 0.87 एफ वाई अपॉन में ई एस। ठीक, तो ये कुछ वैल्यू यही आई। ठीक, अब सर आपको जब आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये भी वैल्यू बता रहे हैं। ठीक, कैसे आई देखो, अगर आपने पढ़ा हो हुक्स लॉ, अब यहाँ पर हुक्स लॉ का यूज होता है। हुक्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है। तो इसको कुछ स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ले आते हैं, तो इसे ई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा स्ट्रेन होता है। कुछ ऐसा आ जाता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू ई आ जाती है। ठीक, तो अब क्या करें, इसको इधर भेज दो, सिग्मा बराबर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेन। ठीक, तो चलो अब यहाँ सिग्मा अगर देखें स्ट्रेस की वैल्यू हमें कहाँ पर चाहिए, इस पे चाहिए, तो इस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.87 एफ वाई। तो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू हम लिख देंगे 0.87 एफ वाई अपॉन, यहाँ हम स्टील के लिए देख रहे हैं तो इसे ई एस लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देखें स्ट्रेन की वैल्यू हम किसके लिए, इसके लिए निकाले ना, तो इसके लिए कितना आया 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस, आ गया कि नहीं। ठीक, तो यही वैल्यू हमने यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिख दी थी। चलो बढ़िया, यहाँ हमने अजम्पशन को पूरा टोटली कवर कर लिया। अब हमने बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, WSM अजम्पशन को छोड़ के चल रहे हैं। ठीक, रुको एक सेकंड दिखा दो सिलेबस। मैंने क्या किया देखो, ये जो अजम्पशन वाला था ये हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ हमने WSM अजम्पशन को छोड़ दिया, हमने अब आगे पढ़ेंगे, हम एक चैप्टर बनाएंगे पूरा WSM का, वहां से करेंगे। अब हम अगला पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, ये मतलब, और ये डिजाइन एड्स ऑफ SP, मतलब ये सब आपको मिल जाएंगे अगर डाउनलोड करेंगे। ये जो मैंने डाउनलोड किया है ना, यहाँ पे एक सेकंड दिखा दूं, अभी मैं टेलीग्राम पे आप जाएंगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये मैंने शायद SP कोड ही डाउनलोड किया है। ये दोनों आपको कौन सा है, ये मैंने IS 456 1978 डाउनलोड किया। आप लेटेस्ट डाउनलोड कीजिएगा 2000 वाला, तो वहां से आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती है, वो हम पढ़ ले रहे हैं। मतलब इसके अंदर कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो हमें ध्यान होने चाहिए। क्यों, अभी हमें डिजाइन में यूज करना है। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक IS कोड के बारे में। हाँ, तो उससे पहले मैं इन सभी जब अजम्पशन को पढ़े ना, तो अगर अब हम क्या करें, सिंगली सपोर्टेड बीम का, मतलब सिंगली सपोर्टेड बीम का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह बन के आता है। अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, अभी आप सब चीज़ें यहाँ पर अभी मालूम होगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू हमने निकाली थी, सब यहीं दिख जाएगा। यहाँ नीचे हमने स्टील बार्स प्रोवाइड करते थे। ये हमने क्या बनाया है, जैसे आप कोई बीम लिए उसका एक स्लाइस कट करेंगे, जैसे मैं फिगर दिखा दूं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर मैंने एक सिंगली सपोर्टेड बीम लिया। अब इसको आप चिप्स की तरह, ऐसे चिप्स जैसे काटते हैं ना, वैसे आप अगर आप काटेंगे तो ऐसे कुछ निकल के आएगा, इसका एक भाग ऐसे निकलेगा ना, वही मैंने निकाला। ठीक, चलो समझ में आया ना। अब इसका ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, हमने पढ़ा था कि बीम का एक बीच का ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक, ऊपर हमारा क्या आता है, ऊपर के साइड कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन। हम सिंपली सपोर्टेड का देख रहे हैं। ठीक, तो ऊपर हमारा कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन। अब इसमें सीख लो, इसकी टोटल डेप्थ को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब ये सीखते जाइए, IS कोड में यही सब चीजें मेंशन है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल D बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल या स्मॉल दोनों से बोल दिया जाता है, या स्मॉल से कहीं कहीं, या तो कैपिटल B इससे बोल देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से इस सेंटर से, ये स्टील बार के सेंटर से ऊपर तक की जितनी डेंस, ये कंप्रेशन एज तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, जिसे स्मॉल D से दिखाते हैं। ठीक, यहाँ तक बोलते हैं इफेक्टिव कवर, इसे D0 दिखाते हैं। यहाँ लिखते चले क्या, देखो इसे स्मॉल B या आप स्मॉल B या कैपिटल B बोले, इसे हम विड्थ बोल देते हैं। कैपिटल D को टोटल डेप्थ बोल देते हैं, डेप्थ बोल देंगे। ठीक,
और इस स्मॉल डी को बोल देंगे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। अब एक एक नाम आप पहचानते चलिए, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। इस डी नॉट को बोलते हैं इफेक्टिव कवर बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम स्ट्रेन और स्ट्रेस, इसका दो डायग्राम बनता है, एक स्ट्रेन का डायग्राम बनता है, एक स्ट्रेस का डायग्राम बनता है। कैसे बनता है देखो, हमने देखा था स्ट्रेन कैसे लीनियरली बन रहा था, कुछ इस तरह। बड़ा बना दिया, देखो आगे बन गया है, उसे काट देंगे अभी। ये आगे का नहीं रहेगा, ये गलत है, कुछ इस तरह। सॉरी, पूरा गलत कर दिया यार, ये भी नहीं रहेगा, ऐसे कुछ बनता है। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था ये स्ट्रेन का बनाया ना, तो स्ट्रेन में ये जो ऊपर वाली वैल्यू हमने देखा था, मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू क्या कितनी थी, 0.0035 इतनी होती है। एंड स्टील में हमने देखा था स्ट्रेन की वैल्यू कितनी देखी थी, 0.002 प्लस में 0.87 अपॉन में FY, ये वैल्यू देखी थी, हमने निकाली पांचवा जंक्शन से। ठीक, और ये जो यहाँ पर हमने देखा, ये यहाँ से डेप्थ जा रही है, इसको बोलते हैं XU से, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में XU से बोलते हैं। अभी जब WSM बोलते हैं तो WSM में कुछ दूसरा नाम दिया जाता है। ठीक, XA बोलते हैं उसमें। तो ये हम अभी LSM पढ़ रहे हैं ना, तो LSM में इसको जो XU यहाँ हमने नाम दिया, सब चीज़ों को लिखते जाएं। यहाँ देखो XU बोला कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इसे, क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, चलो एक चीज और आती है यहाँ पर, XU लिमिट, मतलब ये नहीं, कुछ दूसरा आता है, वो हम पढ़ेंगे। XU लिमिट उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, चलो हाँ। तो अब यहाँ पर हमने देखा था एक प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू आ रही थी, कितनी, यहाँ ऐसे इसे बनाते जाएंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 0.002, प्रूफ स्ट्रेन 0.002। चलो ये हो गया। अब एक बार और एक फिगर बनता है स्ट्रेस का, कैसे, कल मैं पहले से बना के लाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा। ठीक, अभी तो मैं समझने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर स्ट्रेस में हमने देखा था, कंप्रेसिव में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.45 FCK निकाला था ना। चलो पीछे दिखा दूँ एक बार आपको, कितना निकाला था, ये देखो 0.45 FCK निकाला था कि नहीं। कंप्रेसिव में हमने कितना दिया, 0.45 FCK। ठीक, तो कितना निकाला, 0.45 FCK। ऐसे हमने स्ट्रेन में निकाला था, कितना निकाला था, 0.87 FY, इतना स्ट्रेन निकाला था। ठीक, अब ये आप सभी को ये होमवर्क है, सबको ये करके टेलीग्राम पे भेजना है सबको। ठीक, देखते हैं कितने लोग ये बनाते हैं, सब लोग अपने रफ में बनाइएगा, एक बार भेजिएगा जरूर। चलो, अब IS कोड ने यहाँ पर देखो AST, ये हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, हमेशा जो डिजाइन किया जाएगा ना, डिजाइनिंग जब करते हैं बीम का, तो हम लॉन्गिट्यूडनल, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है वो भी पहले समझा दूं। देखो ये जो बार ऐसे प्रोवाइड की, दूसरा फोटो होगा, दिखा दूं, हाँ इसमें देखो लिखा है, ये वाला जो बार होता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये परपेंडिकुलरली है, ये वाली बार, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार। तो जब हम बीम का डिजाइन करते हैं तो पूरा हम लॉन्गिट्यूडनल के लिए करते हैं। जब हम शियर स्ट्रेंथ का पढ़ेंगे तब ये हम स्टीरप्स के, इसको बोलते हैं स्टीरप्स। ठीक, तो स्टीरप्स के लिए डिजाइन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम डिजाइनिंग जो कर रहे हैं इस लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए। तो IS कोड ने हमारे क्या एक फॉर्मूला दिया है, अब हम IS कोड पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो IS कोड ने क्या कहा, अब ये AST के लिए कि मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार, अब ये हमारे IS कोड ने एक फॉर्मूला दिया। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। ठीक, अब इसने एक फॉर्मूला दिया क्या कि AST मिनिमम अपॉन B इंटू D इक्वल टू 0.85
अपॉन में एफ वाई। ठीक, ये हमारे IS कोड में आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, यहाँ से हमें मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार हमें निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें एक एक चीज़ें क्या है वो आप लिख सकते हैं कि AST हमारा होता है मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, B हमारा विड्थ होता है, और D, यहाँ D ध्यान रखिएगा, D हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ। क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, ये ध्यान रखिए। FY हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक, ऐसे एक एक चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम मुझे ऐसे कुछ इस एरिया ऑफ स्टील के फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मिनिमम स्टील इक्वल टू 0.85 इंटू बी अपॉन डी FY। ठीक, चलो अब यहाँ FY हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है। अब हमने पढ़ा था तीन ग्रेड के लिए, एक एफ कितना F 250 और उसके बाद पढ़ा था FE 415, उसके बाद FE 500। 3 ग्रेड पढ़ी थी, तो तीनों ग्रेड के लिए मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में अगर देना चाहूँ कि मुझे निकालना हो FE 250 के लिए कितना मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए, तो अगर यहाँ रखेंगे AST मिनिमम कितना 0.85 B इंटू डी डिवाइड बाई 250, यहाँ आप करेंगे तो आएगा 0.53% ऑफ BD। ठीक, करके देखिए इतना ही आएगा। तो इस प्रकार आप एक चार्ट बना सकते हैं सब ग्रेड के लिए। जैसे यहाँ चार्ट आप ये ध्यान रखिएगा, ग्रेड यहाँ डाल दीजिए और यहाँ AST मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी मिनिमम के लिए। 3 ग्रेड है, कौन कौन सी? पहली ग्रेड थी FE 415, दूसरा हमारा है FE पहला ग्रेड था हमारा 250, दूसरा हमारा ग्रेड था FE 415, तीसरा ग्रेड है हमारा FE 500। ठीक, ये 3 ग्रेड है। अब इसके वैल्यू होती है 0.53% ऑफ BD एंड इसकी वैल्यू आती है 0.58% ऑफ BD। ऐसे हमारा सॉरी यार, पूरा गलत कर दिया, इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे आगे का ध्यान आ गया। ये अभी 53 दूसरा चीज़ आता है, मैंने निकाला नहीं, अभी ध्यान आ रहा है। देखो 0.85 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा? हाँ 34%, इसकी वैल्यू आती है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक, आगे अभी आगे आप पढ़ेंगे एक दूसरी वैल्यू होती है, वो आती है 0.53। यहाँ लिखेंगे आप ग्रेड, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखेंगे ग्रेड, यहाँ लिखेंगे AST मिनिमम। ठीक, तो ग्रेड कौन कौन सी हमारी है? FE 250 एंड FE कितना? FE 415 एंड FE 500। ठीक, चलो सबके लिए वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू आती है 0.34% ऑफ BD, इसकी वैल्यू आती है 0.20% ऑफ BD, इसकी वैल्यू आती है 0.17% ऑफ BD। ठीक, ऐसे ध्यान होना चाहिए। चलो यहाँ पर ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.34% ऑफ BD। ये हमारा हो गया मिनिमम, मतलब कितना हमारा एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए। ऐसे हमारा दिया गया है फॉर्मूला कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। हैशटैग दूसरा लिखेंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये भी हमारा IS 456 पूरा लिखें, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 4% ऑफ सेक्शन का एरिया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो A मैक्स मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए? लेस देन 4% ऑफ सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन लिख सकते, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, कौन कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया? 4% ऑफ B इंटू कैपिटल D। अब यहाँ कैपिटल D ध्यान रखिएगा, स्मॉल d नहीं, कैपिटल D, मतलब पूरा डेप्थ लेना है आपको। ठीक, तो इतना फॉर्मूला आपका ये होता है। तो यहाँ से हमने मतलब बेसिक सीख लिया कि कैसे एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या क्या चीज़ें होगी वो हमने निकालेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब हम कल जब बीम डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो सब चीज़ें निकालना सीखेंगे। जैसे XU बोला हमने, ये डेप्थ कैसे निकलेगी, और यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों डेप्थ भी हम निकालना सीखेंगे। ठीक, अब ये कल के लेक्चर में हम सब करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक कंप्रेशन फोर्स C1 आता है, यहाँ C2 कंप्रेसिव फोर्स आता है, एक कंबाइन कंप्रेसिव फोर्स C आता है, और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगा T। ठीक, तो ये सभी हम कल याद करना सीखेंगे। और लिमिटिंग XU लिमिटिंग जो हमने बोला, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ये भी निकालना सीखेंगे। ठीक, तो कल का अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे
सेकेंड यूनिट क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2, यूनिट सेकेंड में ये सब लिखिएगा क्या, बीम डिजाइनिंग बाय LSM मेथड, बीम डिजाइन LSM। तो पहले हम इस बीम डिजाइनिंग में क्या सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी ध्यान रखिए, क्या पहले सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले हम डायरेक्ट बीम डिजाइन नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यही सब देखेंगे, ये इसकी डेप्थ कितनी आएगी, मतलब कैसे निकालेंगे, ये कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे, टेंसाइल फोर्स कैसे निकालेंगे, अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं वो सब हम कल करेंगे, ठीक। अब ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पे जब फ्री कंटेंट मिलता है तो सब पूरा नहीं देखते। तो कैसी लगी वीडियो और समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक। चलो तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, थैंक यू सो मच।